ओवरी में सिस्ट की तशख़ीस और फिर मरीज़ा के जहन में ज़ाहिर है अल्लाह ना करे ये मसला हो, और अगर हो जाए तो फिर जो पेशेंट होता है, जो खातून होती है, उसके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं और हर सिस्ट का ऑपरेशन क्या ज़रूरी होता है और वाकई इसका जो है ट्रीटमेंट वो सर्जरी के थ्रू ही हो सकता है। सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इससे फ्यूचर में क्या वो खातून जब कंसीव करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस, ओवरऑल सारी सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया जी मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर समीना साहिबा हमारे साथ हैं। समीना साहब, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं ओवरी में सिस्ट का होना। इसमें ऑपरेशन ज़रूरी होता है या फिर ये मेडिसिन के थ्रू भी इसको ख़त्म किया जा सकता है? पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिस्ट होती क्या है। हाँ, बनती क्यों है? बनती क्यों है? हाँ। ओवरी का काम क्या है और इसमें ये सिस्ट क्यों बन जाती है? अब सिस्ट कई किस्मों की होती है। एक तो होता है ट्यूमर यानी कि रसौली, और एक होती है कि उसका फंक्शन जब डिरेंज हो जाए तो वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है। यानी जो अंडेदानी में अंडे होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पड़ते हैं। अच्छा। यानी नुक्ता अगर हम लगाएं वो तो हम देख सकते हैं ना, वो नुक्ते से भी शायद 100वां हिस्सा होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी आप खुद सोचें, इतना बड़ा इंसान और उसका अंडा इतना छोटा, और जो मुर्गी है उसका इतना बड़ा अंडा होता है। तो होता वही है, एक ही अंडा होता है। एनीवेज, वो जब नेचर किसी अंडे को सिलेक्ट कर लेती है ना, तो अब किसी तरीके से तो उसको बाहर निकालना है ओवरी में से। ओवरी के ऊपर एक लेयर होती है, उसकी कवरिंग होती है। अगर आप उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और आप मैंने लिस्ट बहुत से पॉडकास्ट में दी हुई है कि आर्टिफिशियल सारे ये जो चीज़ें हैं आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो ओवरी के ऊपर एक सख्त झिल्ली चढ़ जाती है। अब अंडे के गिर्द एक पानी की थैली बनती है जो अंडा सिलेक्ट किया होता है नेचर ने कि इस दफ़ा इसने बाहर आना है। तो वो पानी की थैली बड़ी होती है, ओवरी के ऊपर एक ब्लेब सा, एक फोड़ा सा बनता है 2 सेंटीमीटर का। ओवरी खुद 2 सेंटीमीटर की तकरीबन 2.5 to 3 सेंटीमीटर होती है। उसके ऊपर एक 2 सेंटीमीटर का फोड़ा सा बनता है, वो फटता है और वो फ्लूइड बाहर गिर जाता है। अब सिर्फ ट्यूब के हाथ जानते हैं कि अंडा किधर है, वो नेकेड आई से तो नज़र नहीं आ रहा होता, वो सब पानी में कहीं वो होता है। हाँ। या ओवरी उस फोड़े के ऊपर ट्यूब जाके बैठ जाती है और उसको पता होता है कि यहाँ से एग निकलना है, उसको फौरन ट्रैप कर लेती है। अब अगर बहुत थिक झिल्ली चढ़ी हुई है और वो फॉलिकल फट के उसने अंडा खारिज नहीं किया तो पानी तो उसमें बढ़ता चला जाएगा और वो बड़ा होता जाएगा, कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ से वो रिलीज़ करे उसको। तो ये होती हैं फंक्शनल सिस्ट, यानी ओवरी के फंक्शन जो वो कर रही है उसके नतीजे में जो सिस्ट बनती है। अगर वो छोटे साइज़ की है, यानी अगर 3 into 2 सेंटीमीटर है या, तो उसको उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो 4 to 5 सेंटीमीटर भी हो गई है तो इतना सा फ्लूइड अगर लेटर ऑन वो फट के खारिज करती है और उसके अंदर पेट में बच्ची के गिर जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो फ्लूइड को याद रखें कि वो पानी नहीं होता। वो जैसे आपने मुर्गी की यखनी निकालें तो वो ज़रा स्टिकी सी होती है ना, इस तरह का फ्लूइड होता है, प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन से भरा हुआ, और वो इर्द गिर्द की चीज़ों को जोड़ सकता है। अच्छा। आपस में एडिशंस बना सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ी सिस्ट है तो उसको कोशिश ना करें कि वो अंदर ही खारिज हो जाए, अंदर ही डिलीवर हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं गिरना चाहिए ज़्यादा। अगर 3 to 4 सेंटीमीटर की है उतना फ्लूइड को बॉडी मैनेज कर लेती है। अब एक तो हो गई ये फंक्शनल सिस्ट। अब फंक्शनल सिस्ट में क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसकी दीवारों में माइक्रो वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी खून की नालियाँ, वो स्ट्रेच होके फटती हैं और अपना खून जो है वो उसी सिस्ट में फेंक देती हैं, ब्लीड करना शुरू कर देती हैं। अब वो हेमरेजिक सिस्ट बन गई। पहले तो वो फंक्शनल वैसी थी, अब खून की थैली बन गई। लेकिन ये खून की थैली रसौली नहीं है, फिर भी इट्स नॉट अ ट्यूमर। ये फंक्शनल सिस्ट है जो फंक्शन के डिरेंज होने की वजह से ये बन गई। ये इसमें कैंसर का डर नहीं है। कुछ सिस्ट होती हैं जो ओवरी की एक लिगामेंट होती है, ब्रॉड लिगामेंट, उसमें बनती हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं
وہ بھی بنائن ہوتی ہیں, ان کو الٹرا ساؤنڈ سے تشخیص کیا جا سکتا ہے کہ یہ اووری میں سے نہیں نکل رہی, یہ علیحدہ سے ہے اور اس کا کوئی ہارمونل فنکشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہوتے ہیں ٹیومرز میں کچھ بنائن ہوتے ہیں جو کینسر نہیں ہوتے لیکن باقی کینسر ہوتے ہیں. اچھا, ان کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے بعد اب ایک ڈیزیز ہے جو کہ جان کو آ گئی ہے, پوری دنیا اس سے تنگ ہے, اور وہ ہے اینڈومیٹریوسس. یہ جو اینڈومیٹریوسس کی سسٹ ہے نا, یہ تو جان لیوا ہے. یہ کینسر نہیں ہے, یہ آپ کو مطلب آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ اتنی شدید پین آپ کو کرتی ہے کہ بچیوں کو میں نے دیکھا ایسے دوری کمر ہو جاتی ہے مستقل, کہ وہ کھڑی پراپر نہیں ہو سکتی, پخانہ کرتے ہوئے ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے, یورین میں بھی کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے, اور آپس کے جو روابط ہے میاں بیوی کے اس میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے, اتنی زیادہ کہ وہ ممکن ہی نہیں رہتا. پھر اس کے بعد انفرٹیلٹی, بچہ تو نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی لیکوڈ چاکلیٹ سے بھری ہوئی, آپ نے وہ لیکوڈ چاکلیٹ آئس کریم کے اوپر ڈالی نا, یہ لیکوڈ چاکلیٹ سے بھری ہوئی سسٹ ہوتی ہیں, اور ان کو ہم اینڈومیٹریوٹک سسٹ یا چاکلیٹ سسٹ بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے اور کیوں بنتی ہیں, یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. بہت سے سائنٹسٹ ابھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بنتی کیوں ہے, لیکن جو ایک کامن چیز سب میں پائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یوٹرس کی لائننگ منتھلی اس میں بلڈ میں گرتی ہے نا باہر, اس طرح کا ٹیشو اووری کے اندر ڈیولپ کر جاتا ہے, اور پھر ہر مینسٹرل سائیکل کے ساتھ اووری میں مینسز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پھر بلڈ اکٹھا ہوتا جاتا ہے اور وہ بلیک ہو جاتا ہے اور ڈینس ہو جاتا ہے کیونکہ واٹر اس میں سے ابزارب ہو جاتا ہے, اور وہ پھر چاکلیٹ سسٹ بنتا ہے. اب یہ چاکلیٹ سسٹ کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ پھر وہ پودے کی طرح لگنا شروع ہو جاتا ہے, پوری پیلوس میں, کئی بار لنگز میں, کئی بار بلیڈر میں, کئی دفعہ یورین میں بلڈ آ رہا ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جی یہ صرف مجھے مینسس کے دنوں میں یورین میں بھی آتا ہے. تو پھر ہم جب سسٹوسکوپ ڈال کے دیکھتے ہیں تو وہاں وہ پودے کی طرح گرو کیا ہوتا ہے ٹیشو. تو وہ جو سیزیرین سیکشن کے سکار ہیں ان کے اندر چلا جاتا ہے. یہ بہت تنگ ہے ہم اس سے, اور یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے, لیکن اس کا علاج ہے. یہ ہائپر ایسٹروجن, جب بہت زیادہ ایسٹروجن باڈی میں ہو جائے تو تب یہ سسٹ بننا شروع ہوتی ہیں, اور ان کا مین کوز اب بتا رہے ہیں یہ میک اپ, پلاسٹکس اور سینٹڈ کینڈلز, ایئر فریشنرز, فیس واش, باڈی واش, یہ جتنی چیزیں میں بتاتی ہوں, خوشبوئیں, پرفیومز, رول آنز, یو نیم اٹ, ہر آرٹیفیشل چیز جو ہے وہ پولی ایسٹر کے کپڑے ریزن ہے اس کی. ہاں اس کی ریزن ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ باڈی میں جا کے ایسٹروجن بن جاتی ہیں, یہ ہارمونز بن جاتی ہیں. تو اس کا سرجری کے تھرو پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ پھر اس کو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ سرجیکل ریموول بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کی سرجری ایک ماہر سرجن کرے تو بہتر ہے. عام شام کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی سسٹیں اور یہ جڑی ہوتی ہیں بری طرح, جیسے فروزن پیلوس ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ جہاں سے لیک کریں گی وہاں پتھر بنتا جائے گا. تو یہ ماہر ڈاکٹرز کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ لیپروسکوپ ڈال لیتے ہیں, اس کو ڈرین کر دیتے ہیں, سک آؤٹ کر لیتے ہیں فلوئڈ, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے پیشنٹ کی پین ریلیو ہو جاتی ہے. لیکن جب تک آپ اس سسٹ کی لائننگ, انٹرنل لائننگ نہیں نکالیں گے, اووری کو ریکنسٹرکٹ نہیں کریں گے, یہ ود ان اے فیو منتھس یہ دوبارہ اسی طرح بھر جائے گی اور زیادہ شدت کے ساتھ اٹیک کرے گی. تو آپ نے اچھا کیا یہ ٹاپک ڈسکس کر لیا, کیونکہ میرے پاس بچیاں آتی ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سرجری کروائی تھی لیپروسکوپی, اور 2 دفعہ لیپروسکوپی ہو چکی ہے لیکن یہ تو پھر بن گئی ہیں. تو وہ جب آپ کاغذ کھول کے ان کے سارے لیپروسکوپی کے نوٹس دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ڈرین کر دی ہے یا مارسوپلائز کر دی ہے, جو کہ بالکل غلط پروسیجر ہے. مطلب اس میں کٹ لگا کے سرجری نہیں کرتے ہیں لیپروسکوپ میں دھنی کے ذریعے آپ نے ڈالا ہوتا ہے کیمرہ, سائڈ سے 2 انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, اس میں بالکل اوپر کوئی چیرا نہیں ہوتا. میں تو روز کر رہی ہوتی ہوں یہ لیپروسکوپیز اور ہسٹروسکوپیز,
लेकिन आई वुड नॉट डू एन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। जिस बच्ची को बच्चे चाहिए या जिसको शिद्दत के सिम्टम्स हैं और जिसका पखाने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत रिनाउंड सर्जन्स हैं जो गट को इंजर किए बगैर ये कर लेते हैं, वो कोई एक या दो ही होंगे पूरी दुनिया में, लेकिन आम सर्जन जो हैं वो इसमें माहिर नहीं है और इसकी ओपन सर्जरी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें बहुत चांस होता है कि गट इंजर हो जाएगी, इंटेस्टाइन इंजर हो जाएगी, ब्लैडर इंजर हो जाएगा, यूरेटर इंजर हो जाएगा, लेकिन वो सर्जन को, माहिर सर्जन को पता होना चाहिए इंजरी को उसी वक्त आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चले कि आपको फिर गायनेकोलॉजिस्ट? बिल्कुल, अच्छा, एक बच्ची मेरे पास आई पिछले दिनों कुछ अरसा हो गया, उसको शदीद पेन थी। शी वॉज ओनली 15 साल की, 14 साल की शायद। वो इतनी बड़ी फाइलों की थद्दी लेके आई और उसने कहा जी मैं इतने डॉक्टर्स के पास हो चुकी हूँ। उसकी माँ कहती है कि अब इसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए लोगों ने भेज दिया है क्योंकि अंदर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं आता और सब कुछ, सब दवाइयाँ इसको दे चुके हैं और वो कहते हैं कि ये इसको शायद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, ये इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है, ये सारी बातें बिल्कुल सही कर रही है, मुझे तो इसमें कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, तो लेट मी फाइंड आउट के है क्या। जब हमने उसके अंदर कैमरा लैप्रोस्कोप डाला तो वो इनिशियल डेप्थ, अभी सिस्ट नहीं बनी थी, वो टिश्यू जगह 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 हल्का हल्का पिंकिश पिंकिश पूरी पेल्विस में उसके जड़ें बना रहा था, पाँव मतलब अपने पाँव मजबूत कर रहा था। अभी सिस्ट अभी नहीं बनी थी। उसको फिर सारे को फल्ग्रेशन पूरी को हमने बर्न किया और माशाल्लाह वो बच्ची इज़ वेल एंड गुड, उसकी कोई अब पेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इनिशियल स्टेजेस पे ही इतनी पेन कर सकती है कि डेवास्टेट हो जाए औरत। कॉन्टिन्यूसली पेन होता है या क्रैम्प पड़ते हैं? कंटिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली, ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना, आप आई हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज की इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।